नमस्ते। आप सबका स्वागत है आज के इस 9 बजे वाले कार्यक्रम में। आज हमारे देश में एक काला दिवस या ब्लैक डे मनाया जा रहा है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा, और उसमें कुछ हद तक जो विवाद चल रहा है वो है कि स्वामी रामदेव ने कुछ ऐसी बातें कही जिन पर डॉक्टर कुछ आपत्ति जता रहे हैं, और इस पे हमने पहले भी चर्चा की थी इस विषय पर। लेकिन अब ये जो ब्लैक डे मनाया जा रहा है वो कहीं ऐसा तो नहीं कि थोड़ा जिसे हम कभी कभी ओवर रिएक्शन कह देते हैं वो किया जा रहा है, क्योंकि अभी हो क्या रहा है कि कोरोना काल है और डॉक्टर जो हैं फ्रंट लाइन पर हैं, उन्हें फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं हमारे लिए वो, और बहुत सारे हमारे जो डॉक्टर हैं सम्मानीय, उनका इसी बीमारी के चलते देहांत भी हुआ है। तो इन सभी डॉक्टरों की जो आत्मा है उसको हम सम्मान करते हैं, और जो जिन लोगों की भी इस महामारी में मृत्यु हुई है, हमारी संवेदना उन सभी के साथ है, भले ही वो डॉक्टर है या वो कोई रोगी रही है। लेकिन क्या हम इसको एक अपनी शील्ड बना सकते हैं? क्योंकि वो बोलते हैं कि इमोशनल कार्ड कई जगह पर खेला जाना चाहिए, कुछ जगह पर नहीं भी खेला जाना चाहिए। तो नहीं, ऐसा तो नहीं है कि इसे एक इमोशनल कार्ड की तरह खेला जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं। एक प्रश्न उठता है कि जो आयुर्वेद है वो साइंटिफिक नहीं है और एलोपैथी साइंटिफिक है। दूसरी ओर कहा जाता है कि रिसर्च जो की गई है वो मॉडर्न साइंस में ज्यादा की गई है, एलोपैथी में की गई है, तो आयुर्वेद को वो सम्मान नहीं मिलना चाहिए जो कि एलोपैथी को मिलता है। वैसे ढेर सारे प्रश्न हैं जो आज हमारे साथ भरत जी जुड़ रहे हैं, और हमारे चैनल के दर्शक उनसे पहले से परिचित हैं, उन्हें किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है, प्रबुद्ध हैं। और क्योंकि उनका ग्रीक जो राष्ट्र उसके बारे में बहुत अध्ययन है, तो वहां से भी हमें बहुत सारे इंसाइट्स आज मिलेंगे इस विषय में। तो भरत गुप्त जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, तो सबसे पहले स्वागत करते हैं आपका। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। प्रणाम। आपके शो में आकर मुझको बहुत बहुत प्रसन्नता है। आप जैसे नवयुवक ये कार्य कर रहे हैं प्रबुद्ध भारत के वो जगाने का, तो मैं उसका बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत आदर करता हूँ। बड़ी प्रसन्नता होती है आप लोगों के साथ बात करके, आपके शो में आकर। तो ये आपने विषय बिल्कुल ही बहुत ही व्यापक रूप से आपने इसका एक खाका खींच दिया कि ये लड़ाई कहाँ और क्यों हो रही है। तो वास्तव में मुझको ये लगता है कि ऊपर से तो ये लड़ाई IMA और बाबा रामदेव के बीच में है, और शायद टीवी चैनल्स के ऊपर ध्यान खींचने के लिए बहुत सारी बातें की जाती हैं ऐसी कि जिससे लोग दर्शक लोग आए, TRP पढ़े वगैरह वगैरह। लेकिन वास्तव में ये लड़ाई जो है वो दो पद्धतियों की है, दो विचारधाराओं की है। IMA जो भी है, चाहे उसके प्रेसिडेंट साहब एक ऐसे व्यक्ति है जो ये मानते हैं कि अब जीसस को प्रमोट करने का टाइम आ गया है, और कोरोना जो है वो जीसस को हमारे बीच में ले आएगी। चाहे इस प्रकार के एक प्रोसेलिटाइजिंग व्यक्ति उस संस्था को लीड कर रहे हों, तो ये सब बातें शायद आज के डिस्कशन में गौण हैं, यद्यपि ये सोचने की हैं, क्योंकि IMA जिस एलोपैथी की आधुनिक पद्धति को रख रहा है और ये कह रहा है कि ये श्रेष्ठ है, और इसीलिए ब्लैक डे मना रहे हैं क्योंकि रामदेव जी ने कुछ प्रश्न पूछ दिए या रामदेव जी ने कुछ निंदा भी कर दी। आखिर किसी पद्धति की निंदा करना या उसके बारे में चर्चा करना या प्रश्न पूछना सबका अधिकार है। अब मैं तो वास्तव में ये कहूँगा कि मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि आयुर्वेद जो है वो सुपरस्टिशन है, यानी एक प्रकार का भ्रम है। मुझे अच्छी तरह से याद है 7वीं 8वीं क्लास में जब मैं पढ़ता था बायोलॉजी, और ये काफ़ी पुराना ज़माना हो गया, सन 60 की बात होगी,
59-60 की, तो हमारा टीचर कहता था कि दिस इज ऑल हम्बक, व्हाट इज ओल्ड मेडिसिन, क्योंकि बायोलॉजी में मॉडर्न मेडिसिन पढ़ाया जाता था और वो बॉडी क्या है उसका हमको ज्ञान दिया जाता था। तो वहाँ ये जिक्र होता था ट्रेडिशनल मेडिसिन का, कम से कम आयुर्वेद का, और इस प्रकार के तिरस्कार के शब्द बोले जाते थे। फिर मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब मैं सन 60 में कॉलेज में गया, सन 64 में मैंने ज्वाइन किया कॉलेज, और 69 तक पढ़ता रहा 5 वर्ष एमए, तो मैं यही वातावरण था और कोई हिचक नहीं होती थी किसी को ये कहने में कि आयुर्वेद तो बिल्कुल बोगस है। और भारत सरकार ने हमारे प्रधानमंत्री जी नेहरू जी के प्रभाव में इसको आज एक ऐसी विद्या माना ही नहीं कि जिसको संरक्षण दिया जाए या जिसको बढ़ाया जाए। देखिए, आज दुनिया के जितने देश हैं, चीन हो, जापान हो, यूरोप के कुछ देश हो, वो सब अपनी प्राचीन पद्धतियों का आदर करते हैं, उसको साथ लेकर चलते हैं। मैं ऐसी कई कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर चुका हूँ जो कि इस विषय की कॉन्फ्रेंसेस हैं। यद्यपि मैं क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन चूंकि मैं क्लासिकल विषयों का थोड़ा सा ज्ञान रखता हूँ, तो कभी कभी लोग मुझे एक व्यापक दृष्टि देने के लिए बुला लेते हैं और चर्चा करने के लिए। तो वहाँ यूरोप और अमेरिका में लोग ये नहीं सोचते, वो ये सोचते हैं कि मरीज को किस चीज़ से लाभ होगा। और यहाँ तक कि जो आज की कंपनियां हैं वो ये सोचती है कि पुराने मेडिसिन में से हम अगर वो कंपाउंड आइसोलेट कर लें जिससे इलाज हो रहा है, यानी वो अपनी दृष्टि से देख रहे हैं, तो वो कंपाउंड, वो सॉल्ट जो भी उसको कहिए, उससे हम दवा बनाकर बेचेंगे। तो वो तो हर तरह से आयुर्वेद या सिद्ध या किसी और प्राचीन पद्धति जो भारत या किसी भी दुनिया के कोने में रही हो, उसके लिए जानने के लिए वो हमेशा आतुर रहते हैं और उसकी मार्केटिंग करते हैं। आज आप सोशल मीडिया पर देखिए कितनी जिनसेंग और ये इस तरह का चाइनीज मेडिसिन बिकता है, तो कोई ये नहीं कहता कि ये सब पाखंड है। अब खरीदने वाले को कुछ तो लाभ होता होगा, तभी तो वो ले रहा है, तभी तो वो बिक रहा है। और हमारे आईएमए के लोग इसी पे लगे हुए हैं कि आयुर्वेद तो बकवास है। बाबा रामदेव को वो लाला रामदेव कहते हैं, यानी अगर रामदेव ने पैसा कमाया, अगर रामदेव ने इतना बड़ा कार्य किया जो भारत सरकार करने में फेल हो गई, केवल नेहरू, इंदिरा और गुजराल और इन लोगों की तथाकथित सेक्युलर प्रभुत्व वाली सरकारें ही नहीं, हमारे 13 वर्ष की बीजेपी शासन की सरकार भी फेल हो गई, जिसने कोई बड़ा काम नहीं किया। आज देश के अंदर 5 या 10 क्या कहते हैं मेडिकल कॉलेजेस बड़े नहीं हैं जो कि इस स्तर के हों कि जिसमें आयुर्वेद की उच्चतम चिकित्सा दी जाती हो, डॉक्टर बनते हों। तो ये ऐसा नहीं है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस के लेवल पर आयुर्वेद को रखने की कोई वो नहीं है, चाहे कोई भी भारत की सरकार हो। तो हमें ये सोचना है कि ये पद्धतियों का जो इस समय क्लेश हो रहा है, ये कितना हमारे लिए हानिकारक है। और फिर हमें ये भी सोचना है कि एलोपैथी तो मात्र 200-250 वर्ष पुरानी साइंस है। अब ये हमारे जितने भी एमबीबीएस डॉक्टर हैं, ये एक हिपोक्रेटिक ओथ लेकर आते हैं। अब इनसे पूछिए कि आप कुछ थोड़ा सा हिपोक्रेटिस के बारे में जानते हैं, जिसके लिए जिसकी ओथ आप ले रहे हैं, शपथ जिसके नाम पर आप ले रहे हैं, आपको पता है कि वो कौन था और वो कहाँ था और उसका क्या इतिहास है, और उसने जो विज्ञान बनाया, आयुर्विज्ञान, ग्रीक मेडिसिन जो बनाया, वो कहाँ से आया था। तो देखिए, सब जानते हैं कि लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व कोस नाम के ग्रीक एक द्वीप पर, छोटे से द्वीप पर, कोस द्वीप पर जन्म हुआ था। और ये द्वीप जो है आज भी टर्की के बिल्कुल पास में है
और उस समय जो आज टर्की है वो ग्रीस ही था, और इसकी सीमाएं आज के ईरान इराक से लगी हुई थी, और अफगानिस्तान और भारत वहां से बहुत दूर नहीं था। तो जो पूरे की पूरी विद्या बनाई हिपोक्रेटिस ने, जिसमें 4 ह्यूमर होती थी, एयर, फायर और बाइल, व्हाइट बाइल और ब्लैक बाइल, तो ये कहां से आई थी? ये आयुर्वेद के वात, पित्त और कफ जो 3 धातुएं हैं, ये उन्हीं को उसने इस प्रकार से ग्रीक भाषा में, यूनानी भाषा में रखा था। और इसके ऊपर बहुत साहित्य है कि वास्तव में वो विद्या, वो पूरा का पूरा विज्ञान जो हिपोक्रेटिस ने बनाया था, वो भारत से गया था। क्योंकि भारत के लोग जो थे वो पर्शियन आर्मी के अंदर बड़ी तादाद में सोल्जर्स के रूप में हुआ करते थे, और उनके साथ वैद्य जाते थे। तो वैद्यों का संपर्क वहां से था और ये विद्या वहां बनी। तो जब आप हिपोक्रेटिस की ओथ तो ले लेते हैं, लेकिन हिपोक्रेटिस का गुरु कौन था उसका आप तिरस्कार करने में लगे रहते हैं। और मैं आप एक और चीज, एक और पक्ष को रख रहा हूं, जिसके बारे में ये आईएमए वाले जो कहते हैं साहब हमारे हजारों डॉक्टर हैं, हम मॉडर्न मेडिसिन के हैं, कि वो केवल आयुर्वेद को नहीं, वो एक और बहुत अच्छी पद्धति भारत में है इलाज की, जिसका वो बड़ा तिरस्कार कर रहे हैं, जैसे कि आयुर्वेद का कर रहे हैं। वो कौन सी है भाई? वो है यूनानी। आप जानते हैं ना कि हमारे आयुर्वेद के साथ साथ एक यूनानी मेडिसिन भी चलता है। तो अब ये यूनानी मेडिसिन का मतलब तो ग्रीक मेडिसिन हुआ, और ये ग्रीक मेडिसिन जो है वो हिपोक्रेटिस का ही मेडिसिन है। बाद में इसको अरबों ने और पर्शिया के लोगों ने अपना लिया था, ये वहां से आ गया था। जिस तरह से संगीत अपनाया उन्होंने वहां का, ग्रीस का, वो बहुत सारी विद्याएं अपनाई, और फिर वो मध्यकाल में भारत आया। और आज यूनानी मेडिसिन यूनान में जिंदा नहीं है, उसके डॉक्टर्स आपको वहां नहीं मिलते। वो कहां मिलते हैं? केवल भारत में मिलते हैं। वो भारत में इसलिए मिलते हैं कि जब ये पद्धति लौटकर भारत में आई, तो इसकी जन्मदाता पद्धति जो थी उसने इसको सहयोग के साथ अपनाया। तो देखिए, आयुर्वेद तो सहयोग करता है, आयुर्वेद ने यूनानी को सहयोग करके अपनाया, चूंकि उन दोनों सिद्धांतों के अंदर बहुत बड़ी समानता थी। और आज भी जो आयुर्वेद के वैद्य हैं और जो यूनानी के हकीम हैं, वो एक दूसरे के साथ बहुत संवाद में रहते हैं, निरंतर संवाद में रहते हैं। और ये नेहरूवाद ने और मॉडर्निटी ने, ये जो मॉडर्निटी का भूत है हमारे ऊपर, द गोस्ट ऑफ मॉडर्निटी, इसने आयुर्वेद और यूनानी दोनों को तिरस्कृत किया है। मुझे बताइए, क्या यूनानी के लिए जवाहरलाल जी के या इंदिरा जी के समय में कोई क्या कहते हैं, ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेस के लेवल का कोई इंस्टीट्यूट बना? जैसे आयुर्वेद के लिए नहीं बना, ऐसे यूनानी के लिए नहीं बना। तो आप जो भी पद्धति है आपके देश की, आप उसका तिरस्कार करना चाहते हैं, और फिर आप कहते हैं कि साहब अगर किसी ने कुछ वहां किया है तो वो आदर के लायक नहीं है। तो ये तो मैंने एक आपको इतिहास दिया। जी। अच्छा, एक चीज जो मैंने नोटिस की, मतलब मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो जी, ये कोई 10-1 साल पुरानी बात है कि मुझे शाम को हल्का सा बुखार हो जाया करता। जी जी। दिन में थोड़ा सा ठीक है ना, शाम को बुखार हो जाता। तो हाँ, 5-7 दिन जब हो गए, हाँ, तो मेरी श्रीमती ने BAMS किया हुआ है। जी हाँ, तो उन्होंने मेरा सैंपल लिया और टेस्ट करवाने भेज दिया। जी हाँ। तो शाम को क्लिनिक से आई तो उनका मुंह उतरा हुआ था, और एक लिफाफा भर के बड़ा सा दवाइयों को लेके आई। बोले कि आपको टाइफाइड पॉजिटिव आया है, तो अब इसकी दवाइयां चलेंगी, ये वाली। हाँ। लगभग 1.5 महीना उन्होंने कुछ बताया, ये दवाइयां ली। हाँ।
तो मुझे केमिकल से थोड़ा सा डर लगता है। जी हाँ। तो मैंने यूट्यूब पे स्वामी रामदेव को सर्च किया। जी हाँ। उन्होंने बताया कि टाइफाइड के लिए हाँ। मक्का, अंजीर और खूब कला, ये 3 चीजें पीस के इनको ले लो। बहुत खूब। जो उन्होंने कहा था मैंने 3 दिन किया, चौथे दिन टेस्ट कराया और मैं पूरी तरह से ठीक था। मतलब आप 4 दिन में टाइफाइड से क्योर हो गए। जी। जिसका इलाज एक जमाने में क्लोरोमाइसिटीन थी, मैं भी बचपन में एक बार खा चुका हूँ वो, और जिसका इलाज कम से कम 10 दिन तक वो दवा खाई जाती थी और कभी कभी रिलैप्स भी हो जाते थे। तो अब आपने अपना अनुभव बताया और मैं आपको जी नोटिस की कि मेरी श्रीमती जी ने BAMS किया हुआ है। हाँ, उन्हें इस पे विश्वास नहीं था, उन्हें एलोपैथी पे विश्वास था। लेकिन फिर भी उन्होंने, क्योंकि वो दवा थी तो आयुर्वेद की दवा का प्रयोग तो किया ना उन्होंने जी। और आप अच्छे हो गए। हाँ जी, आप अच्छे हो गए। और देखिए, मैं जीवन में 2 बार आयुर्वेद के द्वारा बचाया गया हूं। मैं अपने व्यक्तिगत रूप से बात कर रहा हूं, केवल एक पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति के रूप से या इतिहासकार के रूप में बात नहीं कर रहा। यानी मुझे एक बार सीवियर लिवर इन्फेक्शन हुआ था, आज से काफी पहले, कोई 30-35 वर्ष पहले, और डॉक्टरों ने कहा कि मुझको ट्यूबरकुलोसिस हो गया है। और दिल्ली के श्रेष्ठ डॉक्टरों ने कहा, श्रेष्ठतम ने कहा। तो मैंने सोचा चलो ये इलाज कराना ही पड़ेगा, लेकिन इससे पहले मैं वैद्य पर जाता हूं। और मैं वैद्य पर गया। उन्होंने कहा ऐसा है, मुझे पता है कि आप थोड़ी बहुत संस्कृत पढ़ते हैं, तो आप चरक संहिता या शायद सुश्रुत था, मुझे याद नहीं, उसमें से आप हिंगोष्टक चूर्ण का फार्मूला देख लीजिए और इस विधि से खाइए। और 6 महीने के अंदर जहां मुझे मूंग की दाल हजम नहीं होती थी, वहां मुझे उड़द की दाल के पकोड़े हजम होने लगे। तो आपको खैर बहुत लोग बताएंगे, वो कोई व्यक्तिगत अनुभवों की बात नहीं है। बात तो दूसरी है। बात तो ये कि हमें एलोपैथी के क्या प्लस पॉइंट हैं और आयुर्वेद के क्या प्लस पॉइंट हैं, हमें ये समझने हैं, और माइनस पॉइंट भी समझने। जी जी, एक चीज जो मैं आपकी बात में जोड़ना चाह रहा था कि ये एक आर्टिकल मैंने दैनिक भास्कर में देखा था, जो आज मैंने निकाला है। हाँ। कि आयुर्वेद दवाओं का सबसे ज्यादा उपयोग कर रहा है अमेरिका जी, और उसका जो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है वो चाइना है। यानी आयुर्वेद की दवाएं चीन बनाकर एक्सपोर्ट करता है। जी। तो और हमारे यहाँ उसकी निंदा की जाती है। हाँ, तो अब हमारे यहाँ तो इसलिए निंदा की जाती है कि हमारे यहाँ जो एक विशिष्ट प्रकार की आत्म घृणा करने की जो प्रवृत्ति बन गई, ये जो मॉडर्निज्म जवाहरलाल नेहरू का आया और उसके साथ साथ जो एक अजीब ही किस्म का एक सोशलिज्म आया, तो उसमें ये कहा गया कि भाई जो प्राचीन काल से भारत में होता आया है वो तो सब तिरस्करणीय है, उसको तो छोड़ दीजिए, हमें तो आधुनिक बनना है। अब दूसरों ने हमारी चीजों को देखा कि वो कितनी कीमती हैं, तो अब उन्होंने करा। और अब आप बता रहे हैं मुझे ये इस अखबार का हवाला देकर, और ऐसा नहीं हो सकता कि ये सब झूठ या कपोल कल्प है, कि चीन बनाकर एक्सपोर्ट कर रहा है और अमेरिका उसका उपभोग कर रहा है, उसका इस्तेमाल कर रहा है। और आप जिस व्यक्ति ने भारत के अंदर अकेले इतना बड़ा आयुर्वेद के लिए कार्य किया हो, आप उसको लाला रामदेव कहते हैं, जबकि खुद आप क्या करते हैं? आप बहुत से मामूली किस्म की चीजों को एंडोर्स करते हैं और उनसे पैसा कमाते हैं। जी, उसमें भी ये देखिए जरा, ये किस चीज को एंडोर्स कर रहे हैं? जी हाँ, यानी पेंट जो है उसे एंडोर्स कर रहे हैं। जी,
मतलब ये जो पेंट आजकल जो केमिकल्स इनमें यूज होते हैं वो एनवायरनमेंट पे इतना ज्यादा नुकसान करते हैं, जी हाँ, इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, ऑलमोस्ट जहर होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और उसे आईएम अगर कब कोई होलिस्टिक व्यू लेने वाली संस्था होगी, हाँ, तो इस तरह की चीजों को कभी रिकमेंड नहीं करेगी। नहीं, एक तो वो ऑथराइज नहीं हो सकते। पेंट को कोई मेडिकल एसोसिएशन या कोई स्वास्थ्य से संबंध रखने वाला व्यक्ति कैसे रिकमेंड कर सकता है? ये तो अपनी साख को गिराने वाली बातें हैं। तो लेकिन क्या है कि ये जितनी एलोपैथी की विचारधारा है, इसके अंदर कोई दूरगामी दृष्टि नहीं है। दूरगामी दृष्टि इसलिए नहीं है कि इसका सिद्धांत इसके ऊपर आधारित है कि हमें एंटीबायोटिक बनाना है। अगर किसी वायरस को हम कंट्रोल में कर सकते हैं तो करें, नहीं तो हमें एंटीबायोटिक देकर वायरस को शरीर की ताकत के ऊपर एंटीबॉडीज पर छोड़ देना है। ये एक प्रकार का कहा जाए तो पूरा का पूरा इनके इलाज का सिस्टम है। अब उसके अंदर इसमें कोई शक नहीं कि बहुत सारे चमत्कार हुए हैं, और उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो तुरंत फायदा दे देती हैं, जो एक व्याधि शरीर में है उसको कंट्रोल में ले आती हैं। लेकिन शरीर के अंदर स्वास्थ्य बना रहे, और अगर शरीर के कुछ अवयव या हिस्से काम नहीं कर रहे हैं ढंग से, तो उनको पुनर्जागृत करके वो काम नहीं कर सकते। तो जितनी भी ग्लैंड्स हैं उनको फिर कैसे रीएक्टिवेट करना है, इसके ऊपर एलोपैथी के अंदर कोई विशेष रिसर्च नहीं है, ना मेडिसिन है। जैसे मेरी थायराइड ग्लैंड अगर काम नहीं करती है तो उसको रीएक्टिवेट करके या उसको कंट्रोल में इस तरह से लाकर कि वो सही प्रोडक्शन करने लगे, या ज़्यादा कर रही है तो कम करने लगे, ये नहीं कर सकते। केवल अगर नहीं कर रही है तो आप उस केमिकल को रिप्लेस कर सकते। तो अभी जितना भी ये एलोपैथिक सिस्टम है, ये केमिकल एडजस्टमेंट, केमिकल रिप्लेसमेंट के ऊपर चलता है। तो इसलिए कोई अचरज की बात नहीं है कि ये केमिकल पेंट को भी एंडोर्स कर देते हैं, क्योंकि ये समझ नहीं पाते कि कहाँ किस केमिकल का शरीर के अंदर दुष्प्रभाव है। और आप जानते हैं कि जिस तरह से लोग जल्दी इलाज और जल्दी एक फायदे के लिए एलोपैथी में जाते हैं, इसी तरह से लोग सबसे पहले ये पूछते हैं कि इस दवा का आपकी साइड इफेक्ट क्या होगा। और साइड इफेक्ट जो है वो तो एक बहुत बड़ी कहानी है। अब उसके बारे में चर्चा ना हो, या उसके बारे में अगर चर्चा हो तो वो निंदा हो गई, वो डॉक्टरों का अपमान हो गया, और उनसे प्रश्न पूछने की आज़ादी आप बंद कर रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि ये कोई एक जिसको सचमुच साइंटिफिक एटीट्यूड कहा जाए या साइंटिफिक टेम्परामेंट कहा जाए, ये उसका कोई उदाहरण नहीं है। ये तो मोस्ट अनसाइंटिफिक चीज है, अपने सिद्धांत को ही ठोकर मारना है। देखिए, आयुर्वेद का सिद्धांत अलग है। आयुर्वेद आचार विचार इसको सबसे प्रमुख रखती है, क्योंकि मन को जितना शरीर उतना ही मन, दोनों को वैसा ही वो ट्रीट करती है। इसके बाद आहार और विहार, आप क्या खाएंगे, किस मौसम में खाएंगे, कब खाएंगे, दिन के किस समय खाएंगे, कितना खाएंगे, ये सब बहुत ही उनके लिए आवश्यक होता है। आहार और विहार आयुर्वेद में आवश्यक है। ऋतु के अनुसार खाना है, कितना खाना है, किस समय से खाना है। अब जैसे एक छोटा सा उदाहरण लीजिए, आज सारा इंटरनेट भरा पड़ा है इंटरमिटेंट फास्टिंग से, कि 16 घंटे मत खाइए, 12 घंटे मत खाइए, वगैरह वगैरह। अब ये तो हमारे घर की दादी बुढ़िया ही क्या, हमारे घर की सब महिलाएं जानती हैं कि उपवास करने से बहुत लाभ होता है, और तरह तरह के उपवास, एकादशी है, और ये सारे उपवास हमेशा
जीवन का एक व्यवहारिक अंग बना लिए गए थे। और डॉक्टर कहते हैं नो नो नो, दिस हार्डली मैटर्स, ईट एनीथिंग यू लाइक। तो वहां क्या है, यानी उस सारी जो ट्रीटमेंट की पद्धति है एलोपैथी में, उसमें एम्फेसिस है एंजॉय योरसेल्फ। मेडिसिन ले लो, टेम्पोररीली अच्छे हो जाओ, सिम्टम को नीचे कर दो, और जैसे जीते आ रहे हो, जैसे करना चाह रहे हो वैसे ही करते रहो, मौज करो, खाओ पियो, मस्त रहो। तो ये जो एक कंज्यूमरिस्ट एटीट्यूड है, ये ज्यादा दिन नहीं चलता और इससे स्वास्थ्य नहीं होता। जबकि आयुर्वेद कहता है कि नहीं, आप संयम से रहिए, आप जो तीनों धातुओं के विकार हैं, वात पित्त कफ, उनके अंदर बैलेंस बनाइए। आप ये समझिए कि आपकी प्रकृति क्या है। अगर आपकी कफ प्रधान प्रकृति है तो उस तरह के खाना सारी जिंदगी कम खाइए, देख कर खाइए। अगर वात है तो उस हिसाब से करिए। तो आयुर्वेद जो है वो स्वस्थ रखता है प्रकृति के साथ चलकर। अब इसको समझने में, इसको स्वीकार करने में एलोपैथी को क्या नुकसान? इस तरह से आयुर्वेद को, सर्जरी को एक्सेप्ट करने में कोई नुकसान नहीं है। और मैं समझता हूं कि आयुर्वेद वाले सर्जरी को एक्सेप्ट करते हैं, लोग अपने ऑपरेशन कराते हैं, और यहाँ तक कि जो क्लिनिकल या डायग्नोस्टिक टेस्टिंग होती है उसका भी आयुर्वेद वाले उपयोग करते हैं। अब मैंने कुछ IMA के बड़े उद्दंड किस्म के लोगों को कहते हुए सुना है टेलीविजन पर कि तुम क्यों जाते हो डॉक्टर के पास, तुम अपना टेस्ट क्यों कराते हो, डायग्नोस्टिक टेस्ट क्यों कराते हो। तो ये तो ऐसी बात हो गई कि भैया देखो, आज आप मोटर कार में चलते हो, आप चैरियट में तो चलते नहीं, आप रथ में तो चलते नहीं। आप मेरे से कह रहे हो तू रथ में चल, तू घोड़े लगाकर 4 रथ में चल, मैं तो अपने इम्पाला में चलूंगा, मैं तो फरारी में चलूंगा। तो ये इस किस्म का दुराग्रह है। जो चीज जहां एक स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है वो हमको लेनी चाहिए। डायग्नोस्टिक टेस्ट कर फिर हम करेंगे क्या? आज एलोपैथी ने डायग्नोस्टिक टेस्टिंग से अपने पूरी पैथोलॉजी को, अपने डायग्नोसिस को, सिस्टम ऑफ डायग्नोसिस को, यानी परीक्षा करने के सिस्टम को मशीनी बना लिया है। आप जानते हैं, आप बड़े से बड़े अस्पताल में जाइए, डॉक्टर से आप बताएंगे अपना मर्ज, वो आपको 6 टेस्ट लिखेगा। आप 3 दिन 10 दिन बाद आएंगे उन टेस्ट की रिपोर्ट लेकर, वो सिर्फ 6 मिनट के अंदर आपका मेडिसिन लिखकर और आपके हाथ में दे देगा। ये तो हो रहा है। यानी डॉक्टर भी मैकेनिकल हो गया है, वो केवल डायग्नोस्टिक टेस्टिंग के हिसाब से चलता है। और छोटी मोटी बीमारियों के लिए तो लोग खुद ही टेस्ट कराकर खुद ही दवा ले लेते हैं। तो इसके अंदर कोई बहुत बड़ा विज्ञान नहीं है जी। ये तो एक कमोडिटी सेल बन गई है। और ये एलोपैथी जिस तरह से हमारे देश में विशेषकर प्रयोग में लाई जा रही है, तो वो कोई बहुत स्वास्थ्यकर नहीं है। और अगर आप अमेरिका और यूरोप में देखें तो वहां तो और भी बुरा हाल है। वहां तो डॉक्टर आपको 15 या 20 दिन या महीने भर बाद का टाइम देता है। तो एक एलोपैथी ने इतना निर्दय और संवेदनाहीन व्यवहार बना लिया है अपना विश्व भर में, भारत में नहीं जी, जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए। अगर आप ये कहेंगे कि आयुर्वेद जो है वो जल्दी से इलाज नहीं कर देता, वो 4 दिन में अच्छा नहीं कर देता, उसको 1 महीना चाहिए अच्छा करने के लिए, और ये उसका प्लस पॉइंट नहीं है या इस तरीके से वो करता है, तो लोग आपसे भी कहेंगे कि जब आप मेडिसिन देते हैं तो उसके इतने खराब साइड इफेक्ट होते हैं कि कभी कभी एक दूसरा रोग उत्पन्न हो जाता है। मैं इसको स्वयं 2 साल पहले भुगत चुका हूं। एक सीवियर लंग इन्फेक्शन के लिए मैंने दवा खाई, उसका मेरे ऊपर इतना दुष्प्रभाव हुआ कि मुझे 6 महीने लगे अच्छा होने में।
और मुझे तरह तरह के हार्ट और लिवर और यूरिन और 85 टेस्ट कराने पड़े 3 महीने 4 महीने, और उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा कभी कभी हो जाता है। तो ये चीज तो हम सब अनुभव करते हैं। अब इसको न मानना बल्कि मुंहजोरी करना कि आयुर्वेद तो इस लायक ही नहीं है कि वो साइंटिफिक कहलाए, तो मैं समझता हूं ये तो एक तरह की धींगा मस्ती है, ये साइंटिफिक एटीट्यूड नहीं है। जी, इसमें जी एक और चीज नोटिस करने वाली है कि जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो उसके बारे में जो दुष्प्रचार है वो किस लेवल का है, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ। जी हम सारे विकिपीडिया यूज करते हैं। जी हाँ, उस पे आप जाइए आयुर्वेदा पे, मैं यहाँ शेयर भी कर लेता हूँ ताकि दर्शक उसको लाइव भी देख पाए जी, कि मैं सबके सामने ही करता हूँ। ये यहाँ मैं डालता हूँ आयुर्वेदा, जी ये आ गया विकिपीडिया। अब इस पे देखिए इन्होंने क्या लिखा है। आयुर्वेदा इज एन ऑल्टरनेटिव मेडिसिन सिस्टम with historical roots in Indian subcontinent. The theory and practice of Ayurveda is pseudo-scientific. The Indian Medical Association characterizes the practice of medicine by Ayurvedic practitioners as quackery. अब ये 3 लाइन्स हैं सिर्फ जो मैंने पढ़ी। पहली चीज, उसे ऑल्टरनेटिव मेडिसिन बना दिया, वो हमारे चाचा नेहरू की जो पॉलिसी रही आज तक वैसी चलती है। बहुत खूब, आपने सही पकड़ा जी। दूसरी चीज सूडो साइंटिफिक बना दिया, साइंटिफिक पे भी आते हैं। हाँ। तीसरी चीज ये बोल रहे हैं कि आईएमए बोल रहा है क्वैकरी है। पहली चीज, आईएमए का क्या लोकल स्टैंड आई है कि वो इस बात को कह सके कि ये क्वैकरी है जी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं दर्शकों को कहना चाहूंगा जी जी, कि हमें भ्रम फैलाया जाता है हाँ, कि जो विकिपीडिया वो एक ओपन सोर्स है, आप इसे एडिट कर सकते हैं। हाँ। आज इस समय 500 लोग देख रहे हैं और थोड़ी देर बाद कल तक शायद 10,000 लोग देख चुके होंगे हमारे इस वीडियो को। उनसे मेरा निवेदन है, इस लिंक पे जाएं विकिपीडिया पे और इसे एडिट करके देखें। आप एडिट नहीं कर पाएंगे क्योंकि विकिपीडिया नैरेटिव कंट्रोल करने का बहुत पावरफुल टूल है और वो उसे बड़े सटली यूज करते हैं। और आयुर्वेद क्योंकि हमारे देश की सॉफ्ट पावर को रिप्रेजेंट करता है, ये वो पेज है जिसको आप कभी एडिट नहीं कर सकते। सबसे ज्यादा ध्यान ये कुछ पेजेस हैं जिन पर दिया जाता है और ये अपने आप ही आपको बता देगा कि आयुर्वेद कितना इंपॉर्टेंट है हमारे नैरेटिव के लिए। देखिए, मैं अभी सभी दर्शकों को एक उदाहरण दिया करके देखिए। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसे एक नहीं अनेक पेज हैं भारतीय विद्याओं के बारे में जहां या तो एडिटिंग असंभव होती है या अगर आप कर भी देते हैं तो 3 या 4 दिन के अंदर अंदर उसको दोबारा कोई एडिट करके तैयार बैठे होते हैं लोग एडिट करने के लिए और फिर वो ही लिख देते हैं। ये खेल तो मैं बहुत खेल चुका हूं। जी, जो एडिट करते हैं ना उसे ब्लैक लिस्ट भी कर देते हैं, दोबारा कर नहीं पाए। हाँ, वो कई किस्म के उनके तरीके हैं। इसके अनुभव मुझे पता है, मैं जानता हूं बहुत, जब से विकिपीडिया बना है तभी से मैं जानता हूं चीज को। आपने जो बात कही कि ये प्रचार का एक साधन है, और आप देखिए कि जो आपने बहुत अच्छा एक उदाहरण दिया विकिपीडिया का, अब ये तो कोई सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति भी समझ जाएगा, इसके लिए किसी शर्लॉक होम्स की आवश्यकता नहीं है कि ये जो पोस्ट आईएमए के बारे में यहाँ आयुर्वेद के लिए कही गई है, ये आईएमए के ही द्वारा लिखी गई है। भाई और कोई क्यों लिखेगा? तो इससे पूरा जाहिर हो रहा है कि आईएमए आयुर्वेद के तिरस्कार करने में, उसकी निंदा करने में, उसको घटिया और स्यूडो साइंस या क्वेकरी बताने में सबसे आगे है। यानी अगर निष्पक्ष है विकिपीडिया तो उसको तो पूरा ये देना चाहिए कि ये एलोपैथी है, ये भारतीय विज्ञान है और ये विज्ञान इस तरह से है।
और कायदे में आयुर्वेद के बारे में तो वो बातें देनी चाहिए जो मैंने आज प्रारंभ में कही कि ये हिपोक्रेटिक ओथ और हिपोक्रेटिस कहाँ से आए हैं। क्योंकि विकिपीडिया को तो ये इतिहास में ये भी डालना चाहिए ना आयुर्वेद के। और मैं बहुत सारी बातें कह सकता हूँ, वो शायद सही फोरम नहीं है इसके बारे में बताने का कि किस तरह से कुछ ब्रिटिश एकेडमीज के अंदर इसका पूरा ध्यान रखा जाता है कि उल्टा सिद्ध किया जाए कि हिपोक्रेटिस ने आयुर्वेद बनाया। यानी आयुर्वेद के पूरे सूत्र जो हैं, उसका व्यवहार और सिद्धांत जो है वो ऋग्वेद के अंदर भी हमको मिलता है। तो हिपोक्रेटिस तो वो हिपोक्रेटिस को तो वो इतना प्रभावशाली बता देते हैं कि भारत का पूरा इतिहास ही मिटा दिया उन्होंने कहा कि आपने तो हमसे सीखा है। तो ये इस प्रकार का एक बहुत बड़ा कुचक्र चल रहा है जिसके प्रति हमको सजग होकर उसका प्रतिकार करना होगा। वी हैव टू सेट द नैरेटिव राइट नाउ एंड साइंटिफिकली वी आर इन द राइट प्लेस। जी, हमको जो कहना है उसके लिए सिद्धांत है। जो आईएमए का एक वो डॉक्टर था जो उस दिन जी बड़े ही ऐसे गली का गुंडा बोल रहा था, इस तरह से टीवी डिबेट में बोल रहा था। हाँ, वो मैंने उनको सुना है, मैंने टेलीविजन पर देखा था, मैंने वो टेलीविजन पर देखा था। अब इनसे पूछे कि ये आईएमए को कोट कराने वाला आयुर्वेद के बारे में विकिपीडिया में ये कौन है भाई? आप ये तो कहते हैं कि रामदेव क्यों प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या आपके पास सर दर्द की गोली है, क्या आप एसिडिटी ठीक कर देते हैं, क्या आप डायबिटीज ठीक कर देते हैं, क्या आप ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में ला सकते हैं। यानी ये सारे प्रश्न रामदेव जी ही नहीं पूछते, ये तो सामान्य जनता पूछती है। लेकिन रामदेव ने क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रयास किया है आयुर्वेद को आगे लाने का और उसको सारे विश्व के अंदर प्रचार में लाने का और योग के माध्यम से भी लाने का, क्योंकि योग जो है वो आयुर्वेद का एक अंग है। देखिए, भारत की जो विद्याएं हैं, अब मैं मैकेनिस्टिक थिंकिंग वाले लोगों को जो आईएमए में या अन्य जगहों में एलोपैथी में बैठे हैं, मैं उनको क्या बताऊं। ये फिर भी मैं उनके लिए कह रहा हूं कि क्योंकि हमारे एलोपैथिक डॉक्टर्स के अंदर भी बहुत अच्छे ज़हीन, पढ़े लिखे, समझदार और क्या कहते हैं तरक्की पसंद किस्म के लोग हैं। तो मैं उनके लिए कह रहा हूं कि ये समझना चाहिए कि भारत के अंदर जब मन और शरीर का, देखिए, यानी मन और शरीर का एक अभिन्न संबंध है और इसका पूरा विज्ञान बताया गया है कि शरीर जो है वो तो अन्नमय कोश है और किस प्रकार का है और कितने उसकी लेयर्स हैं और फिर कितने प्रकार के प्राणमय कोश हैं। तो दोनों के संबंध को जहां बताते हैं तो मन के स्वास्थ्य के लिए जो जो चीजें होती हैं, जिसमें योग भी है, जिसमें कलाएं भी हैं, जिसमें संगीत भी है, आप ये देखिए, जिसमें चित्रकारी भी है, जिसमें इतनी सारी चीजें हैं, रंग की और रंग और वर्ण की विद्या और उसका मन के ऊपर प्रभाव, वो सब भी है। तो उस सबको साथ लेकर जहां हम चल रहे हैं इतनी सोफिस्टिकेशन से, और आज से नहीं हजारों साल से चल रहे हैं, आप उसको आज स्यूडो साइंस और क्वेकरी कह देते हैं, तो जाहिर है कि इसके पीछे कोई दुराग्रह है। और वो दुराग्रह वास्तव में देखा जाए तो एक बहुत बड़ी बिजनेस लॉबी का है जो एलोपैथी के द्वारा कमाई करना चाहती है। जो आरोप आप रामदेव पर लगाते हैं कि रामदेव जो है वो लाला है, वो व्यापारी है, तो बहुत बड़ा, वो वास्तव में आप अपनी गंदगी दूसरों पर फेंक रहे हैं। सच्चाई तो ये है,
क्योंकि जितना बड़ा व्यापार विश्व में आज फार्माकोपिया का है और फार्मास्यूटिकल कंपनीज का है, उतना बड़ा व्यापार तो मैं ऐसे नहीं समझता कि किसी प्रकार से भी हो रहा होगा या कहीं और हो रहा होगा। अब देखिए, यहां एक चीज आप समझ लीजिए, आयुर्वेद क्यों इतना बड़ा खतरा है, और खास तौर से एलोपैथिक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए। बहुत छोटी सी सीधी सी बात है कि जितनी भी दवाएं, औषधियां हैं, वनस्पतियां हैं जिनका आयुर्वेद में प्रयोग होता है, वो सामान्य व्यक्ति को अधिकांश चीजें सुलभ हैं। कुछ तो उसके अपने ही बाग में होंगी, कुछ कहीं सड़क के किनारे होंगी, कहीं थोड़ी दूर जंगल में होंगी, वो मंगवा सकता है। कुछ रसोई में होंगी, कुछ रसोई में पहले से रखी होंगी, और इसके अतिरिक्त अगर उसको हिमालय की तलहटी में या पहाड़ों पर भी कहीं जाना है तो वो मिल जाएगा, क्योंकि वो प्रकृति ने हमें दिया है। और एलोपैथी दूसरे ढंग से चलती है, वो कहती है कि हर वनस्पति के भीतर जो कंपाउंड है जिससे केमिकल चेंज होती है, मैं उसे आइसोलेट करके फिर उसकी ड्रग बनाकर फिर उसको पेटेंट करके बेचूंगा। तो अब ये पेटेंट करने का, जिसको आप साइंटिफिक कह रहे हैं, ये वास्तव में है क्या? ये तो आपकी चीज लेकर फिर उसके ऊपर जबरदस्ती अधिकार करके फिर आपको ही उसका गुलाम बनाना। तो आप तो इतने बड़े कुचक्र में लगे हुए हैं। तो मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं आईएमए के लोगों से कि अगर आप ईमानदार हैं तो इस बात को समझिए कि वास्तव में ये जो हो रहा है, और ये देखिए हर जगह हो रहा है, ये आप बीज की उत्पादन में कर रहे हैं, आप जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, गेन ऑफ फंक्शन टेस्ट हो रहे हैं। ये कौन सी साइंस है भाई? क्या ये मनुष्य के हित की साइंस है? आज विश्व जिस सबसे बड़ी समस्या से उलझ रहा है, कोरोना की समस्या से, ये साइंटिफिक रिसर्च का ही तो नतीजा है। ये गेन ऑफ फंक्शन टेस्ट हो रहा था वुहान के अंदर, तो इसके ऊपर तो सारी दुनिया में आज डिबेट है कि ये क्यों हो रहा था, ये कौन सी साइंस थी, इस साइंस में हम कितना विश्वास करें। दुनिया के आधे लोग कह रहे हैं कि ये तो वास्तव में मनुष्य के कल्याण के लिए नहीं हो रहा था, ये वायरस से बचाने के लिए मानवता को नहीं हो रहा था, ये तो वायरस एक अस्त्र के रूप में प्रयोग में लाने के लिए एक बायोलॉजिकल वेपन की तरह से हो रहा था। तो आज जब इस सबसे बड़े डिबेट में दुनिया लगी है, तो कैसे का आप कह सकते हैं कि आयुर्वेद जो इस सिद्धांत पर है कि प्रकृति ने जो हमें औषधि दी है वो सबके लिए सुलभ है, उसमें कोई पेटेंट नहीं होता, तो आप उसको तो बुरा कह रहे हैं। लेकिन आपने जो घोर पाप कर दिया जानबूझकर या अनजाने में, जैसे भी अब दुनिया उसका फैसला करेगी, आप उसके बारे में कुछ नहीं कहते। जरा कुछ आईएमए के ये प्रसिद्ध और बड़े बड़े बौद्धिक लोग इसके ऊपर भी तो बोलकर देखें कि ये चीन ने किया है, अमेरिका ने किया है, किसी और ने किया है, मिलकर किया है। ये भी तो वायरस जो है, ये इसके ऊपर भी तो रिसर्च जो है, ये भी तो आपके मेडिसिन और आपके साइंटिफिक क्योर की जिम्मेदारी है या नहीं है? जी अच्छा, जब आपने योग की बात की है जी, उसमें भी मैं, हालांकि एनेक्डोटल है मेरा जो स्टेटमेंट है, लगभग 17-18 साल पहले की बात है। मेरी पीठ में, लोअर बैक में जैसे पेन थी जी, तो डॉक्टर ने बोला ये तो डिस्क आपकी स्लिप कर गई है, रेस्ट कीजिए और ये ऑफ एंड ऑन होता रहेगा जी हाँ। इसका सिर्फ हम मैनेज कर सकते हैं, पेन किलर मैं आपको दे रहा हूँ, एक सुबह एक शाम को खा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा, दूसरा क्या था, मैं
मुझे कॉलेज टाइम से ध्यान है कि मैं खाना खाता था तो जैसे ऊपर ऊपर आने को होता है, एसिडिटी बोल देते हैं उसे, जी हाँ, वो फील होता। तीसरा, मेरे मुंह में छाले बहुत जल्दी हो जाया करते थे। जी हाँ, तो जब से मैंने योग प्राणायाम शुरू किया है, इनमें से एक भी समस्या नहीं है। आज 18 वर्ष हो गए, कभी ये कोई समस्या कभी आई नहीं। जी हाँ, बिल्कुल जी, तो अब फिर से एनेक्डोटल एविडेंस है, लेकिन मेरे लिए जो चीज काम करती है उस पर तो मैं विश्वास करूंगा ही करूंगा। देखिए, आप ही नहीं करेंगे, जब विश्व में आज योगासन, मतलब जिसको हम योग कहते हैं, वो वास्तव में आसन है। योग का यानी 8 चीजों में से एक चीज है। यम नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इन 8 चीजों में से आसन एक चीज है। लेकिन वो शरीर को सही रखने के लिए सबसे आवश्यक है आसन और उसके साथ प्राणायाम। तो वो एक पूरी की पूरी सीरीज का हिस्सा है। और जैसे मैंने कहा, उसके अंदर तो अपने शरीर को संतुलन में लाने के लिए, त्रिदोष को सही करने के लिए, अगर कोई एक दोष वात पित्त कफ इत्यादि में से बढ़ गया है तो उसको संतुलन में लाने के लिए तो योग के अतिरिक्त जप तप और कलाओं का, संगीत इत्यादि का, नृत्य का, इन सब का भी प्रयोग होता है। और इसके ऊपर हमारे यहाँ बहुत विचार हुआ है। इसके ऊपर 10 ग्रंथ हैं और इसके ऊपर लोगों ने प्रैक्टिकल रिसर्च की होगी, तभी तो उन ग्रंथों की रचना की है। ये तो सन 50 में भारत के अंदर एक ऐसी आत्मघाती प्रवृत्ति बन गई कि जितनी भी हमारी प्राचीन विद्याएं हैं, जिसको सीखने के लिए दूर दूर से लोग आया करते थे, वो सब हमने कूड़ेदान में डाल दी। और आधुनिकता के नाम पर हम क्या बन गए? हम टेकीज बन गए। हम सप्लायर ऑफ लेबर, वेदर सिंपल लेबर और सोफिस्टिकेटेड लेबर, टू द वेस्टर्न वर्ल्ड बन गए। आज भारत की स्थिति ये है कि हमारा जितना भी यूथ है वो कहीं और जाकर लेबर करने के लिए तैयार है। वो भारत में सृष्टि करने के लिए, विचार करने के लिए, निर्माण करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इसमें उसका दोष थोड़ा ही है। ये तो जिन लोगों ने देश संभाला है, जिन लोगों ने या संभालने में जो नाकाम रहे हैं, ये तो उनका दोष है। ठीक बात है। अच्छा, इसमें जब हम बात करते हैं कि IM इस तरह से कर रहा है, तो इनके जो ऑफिस बियरर्स हैं, जब उन पे नजर डालते हैं कि कोई बोलता है कि जीसस को लेके आए, जी हाँ, और दूसरा कांग्रेस का मेंबर है जो इनका वाइस प्रेसिडेंट है, बिल्कुल। तो मैं दर्शकों के साथ कुछ शेयर करना चाह रहा था कि एक पेंडेमिक फैला था जिसे ब्लैक प्लेग के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, उस समय लिस्बन यूरोप के सबसे बड़े शहरों में से एक होता था। वहां की घटना आती है कि चर्च में सब लोग खड़े थे, तो वहां कहीं पे कोई रोशनदान में से कुछ लाइट सी आई, तो जो पादरी थे उन्होंने कहा, देखो जी, ये जीसस क्राइस्ट का चमत्कार है। जी हाँ, तो आसपास के लोग और आने शुरू हो गए। तो कुछ थे, ये इंक्विजिशन वाला समय था, जी हाँ, और कुछ यहूदी नए नए क्रिश्चियन कन्वर्ट हुए थे। जी हाँ, तो वो भी आए कि क्या चमत्कार है, तो उसमें से किसी ने कुछ आपत्तिजनक कुछ बोल दिया होगा। हाँ, तो उसे तो वही चर्च में मारा गया, और फिर बाहर निकलकर जितने इस तरह के नियो क्रिश्चियंस बोलते थे जो कन्वर्ट हुए थे, हाँ, उन सभी को ब्लास्फेमी के नाम पे मारा गया। जी हाँ, महिलाओं के साथ पूरे चर्च में ला ला के उनके साथ दुष्कर्म किए गए। बिल्कुल। छोटे छोटे बच्चों को उनके पैरों से पकड़कर दीवारों से पटक पटक के मार दिया गया। बिल्कुल। और ऐसा कहा जाता है कि वो 1-2 दिन में 2000 लोगों को उस शहर में मार दिया गया था कि इन्होंने ब्लास्फेमी की है। हाँ, और अब जो यूरोपियन यूनिवर्सिटीज हैं वही बताती हैं कि जीसस क्राइस्ट नाम का कोई व्यक्ति हिस्टोरिकली कभी एग्जिस्ट नहीं किया। हाँ, ऐसे भी कई लोग हैं जो इस विचार को रखते हैं। जी,
और किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया जाता उसे एज अ हिस्टोरिकल फिगर, हाँ, तो इस संस्था का प्रेसिडेंट इस तरह की अनसाइंटिफिक बात कर रहा है, जी हाँ, वो साइंटिफिक का क्लेम कैसे कर सकते हैं? तो अपने आप में विरोधाभासी लगता है। देखिए विरोधाभास भी है, लेकिन अगर आप थोड़ा सी परतें साफ करके उसको अंदर से देखें तो आप ये देखेंगे कि जो ये ख्रिस्तानी या ईसाई मत है ये हमेशा से क्योंकि ये विस्तारवादी है, ये अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहता है और इतना ज़्यादा बढ़ाना चाहता है कि दूसरों के संपत्ति, दूसरों की ज़मीन, दूसरों की पूरे जितना भी उनका वैभव है उस सबको अपने अधिकार में लेना चाहता है। तो ये उस प्रकार की प्रवृत्ति है। तो जब आप इस प्रवृत्ति के होंगे तो अन्य लोगों की विद्याओं को, उनकी संस्कृति को, उनकी अच्छाइयों को आप समाप्त करेंगे। जब तक आप उसे समाप्त नहीं करेंगे तब तक उनको अपने मातहत कैसे करेंगे? तो वास्तव में ऊपर से देखने में ये अनसाइंटिफिक हो, यानी इसमें फेथ इन क्रिश्चियनिटी या फेथ इन डॉगमा साइंटिफिक मॉडर्न साइंस के साथ मैच ना करता हो, लेकिन अगर आप देखेंगे कि जो विस्तारवाद है, जो प्रोसेलिटाइजेशन का विस्तारवाद है, वो असली कारण है, वो असली तर्क है जो कि आज मॉडर्न मेडिसिन को यूज कर रहा है, जो आईएमए जैसी संस्थाओं को यूज कर रहा है, जो ये कहते हैं कि आयुर्वेद तो क्वेकरी है, क्योंकि वहां तो उनका इंटरेस्ट साफ नजर आ रहा है। जब उनका प्रेसिडेंट कह रहा है कि अभी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ गई कि जीसस जो है उनके अंदर विश्वास लोगों में बढ़े, तो अब इसमें संशय क्या रह गया? ये तो ईसाइयत की विस्तारवादी नीति है और ये होती आई है। हमने सबने वो एक उपहास की बात सुनी है, मेरे ख्याल से वो बिशप टीटो या कोई थे, डेजमंड टीटो, जिन्होंने कहा था कि जब ईसाई हमारे यहाँ आए, अफ्रीकन्स ने कहा, तो उन्होंने ये कहा कि भाई, उन्होंने हमसे कहा कि आंखें बंद करो और ध्यान लगाओ, और जब हमने आंखें खोली तो हमारे हाथ में तो केवल बाइबल थी और सारी जमीन जो थी वो ईसाइयों के हाथ में थी। When they came, we had land and they had Bible. They had Bible, and when we opened the eyes, land and बस। तो ये उस मजाक में जो सच है, कड़वा सच है, भयंकर सच है। तो इसलिए अगर आईएमए का प्रेसिडेंट, मेरे ख्याल से वो जॉन रोज साहब प्रेसिडेंट ही हैं शायद, जो भी हैं आईएमए के, तो अगर वो इस बात को इतनी निर्भीकता से कह रहे हैं तो फिर उनको तो पूरा सपोर्ट है। यानी जो इस देश, इस दुनिया के क्या कहते हैं, विस्तारवादी ईसाई हैं, उनका पूरा का पूरा सपोर्ट है। आप स्वयं देख लीजिए कि प्रेसिडेंट एक संस्था का तो कह रहा है कि जीसस को आना है, और वही लोग कह रहे हैं कि रामदेव जो है वो तो व्यापारी है, लाला है, वो लाला है, वो तो विद्या में विश्वास नहीं करता। ये वो जो आया हुआ था, जो ज्यादा बदतमीजी कर रहा था जी, उन लोगों की तरह आया था, डॉक्टर जयेश लेले। हाँ, ये क्या कह रहा है? बाबा रामदेव वांट्स टू टेक पतंजलि प्रोडक्ट्स टू चाइना। अब हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे देश का व्यक्ति कितना सफल हो रहा है। तो ऊपर क्या लिख रहा है? ही इज नॉट योग गुरु, ही इज बिजनेसमैन। अब इसका तो मैंने इतना उत्तर दिया आपको कि आज ये कोरोना, मतलब जब इस दुनिया के अंदर मेरे ख्याल से, मैं नाम भूल रहा हूँ, लेकिन एक फिजिसिस्ट नहीं, एक साइंटिस्ट ही हैं जो कि नोबेल प्राइज विनर थे, जिन्होंने तो ये स्पष्ट कहा कि कोरोना जो है वो मेडिसिन बेचने के लिए बनाया गया है। तो जब पश्चिम के अंदर इतने व्यापक रूप से इसका अनुसंधान हो रहा है कि ये वास्तविकता क्या है, तो अगर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ये सब कर रही है तो ये तो राजनीति से प्रेरित है, लोगों को भ्रमित करना है। और इनके जो आका देश के बाहर बैठे हुए हैं,
ये उनके इशारों पर नाचने वाली संस्थाएं हैं। ये वास्तव में यहाँ के लोगों को कभी भी स्वीकार नहीं होंगी और इनकी पोल धीरे धीरे खुलती जाएगी। जी बिल्कुल। ये एक और देखिए कि WHO ने कहा है कि कोरोना इज नॉट सर्टिफाइड, इसलिए अरेस्ट रामदेव। और पतंजलि क्लैरिफाइज ऑन कोरोनल एफिकेसी हु सेज इट्स नॉट सर्टिफाइड। चलिए इसे मान लेते हैं, लेकिन अब जरा दूसरी चीज पे आते हैं हम कि आप देखिए जब से कोरोना फैल रहा है, रेमडेसिविर हो या इस तरह की चीजें बहुत बिकी हैं। जी हाँ। और उसका कौन क्या है, मैंने कुछ उसका संकलन किया है, मैं शेयर करता हूँ। जी हाँ। कोरोना के इलाज के लिए 29 लाख रुपए का एक व्यक्ति का बिल बना दिया जाता है। और अच्छा, इस पे मैं बाद में आता हूँ, ये भी छोड़ते हैं अभी। जी हाँ, रेमडेसिविर के कोरोना इलाज में प्रभावी होने के सबूत नहीं है, WHO ये भी कह रहा है। जी हाँ। लेकिन क्या इसी तरह से इन्होंने रेमडेसिविर बनाने वाली कंपनी के बारे में बात की है कि उसे अरेस्ट करो? क्योंकि उसमें मिले हुए हैं उसके साथ। देखिए वही बात आ जाती है कि मैं, चूंकि मैं हूं, मेरे पास अथॉरिटी है, इसलिए मैं सर्टिफिकेट दूंगा और मेरा दिया हुआ सर्टिफिकेट जो है वो दूसरे की कितनी ही ये चीज को देखिए, भारतीय विद्याओं का जो तिरस्कार है वो केवल आयुर्वेद का नहीं है। जो चीजें हमारे देश के सामान्य मानस के अंदर पूरी तरह से लगी हुई हैं, जो विद्याएं, अधिकांश विद्याओं का तिरस्कार है। अब मैं एक दूसरी विद्या लेता हूं, संगीत। अब संगीत तो एक ऐसी चीज है कि बहुत ही सामान्य, कम पढ़ा लिखा व्यक्ति से लेकर बहुत अच्छे श्रेष्ठ अभिजात वर्ग के लोग तक संगीत में अत्यंत गहरी रुचि रखते हैं, सभी रखते हैं। लेकिन मुझे बताइए कि भारत की कितनी यूनिवर्सिटीज हैं, कितने विश्वविद्यालय हैं जहां अच्छे संगीत को सिखाया जाता है? और भारत सरकार ने संगीत के लिए बहुत कम काम किया। जब पंडित रविशंकर और अली अकबर खां वगैरह ने 60 के दशक में जाकर प्रचार किया, तो ये क्या कहते हैं, भारत की प्रोग्रेसिव संस्थाएं या भारत की सरकार ने उनकी मदद नहीं करी थी। ये उन्हीं लोगों ने करी थी मदद उनकी जिनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं था। पंडित रविशंकर के गुरु अलाउद्दीन खां के पास कोई सर्टिफिकेट था भाई? कुछ भी नहीं था है। लेकिन पंडित रविशंकर के पास विद्या थी और उस विद्या से उसने अमेरिका के अंदर इतने बड़े काम कर दिए। तो ये इस तरह की बातें करना तो कोई भी तर्क संगत बात नहीं है। ये तो केवल अपनी एक प्रभुसत्ता को बनाए रखने के लिए और वास्तव में अपने पैसे कमाने के साधन को बनाए रखने के लिए है। इसके मैं आपको बहुत से उदाहरण दे सकता हूं, चूंकि मैंने 40 वर्ष तक लगभग 40 वर्ष तक दिल्ली विश्वविद्यालय में कार्य किया है प्राध्यापक के रूप में। सन 72 से लेकर लगभग 2012 तक। तो मैं जानता हूं कि क्या क्या हुआ है और कौन सी विद्याओं को कितना तिरस्कृत किया गया है। वो तो एक अलग विषय है, उसके ऊपर कभी अलग ही प्रोग्राम करेंगे। लेकिन आयुर्वेद बिल्कुल उसी तरह से तिरस्कृत है जिस तरह से संगीत तिरस्कृत है, जिस तरह से पुरानी बहुत सारी विद्याएं तिरस्कृत रही हैं। संस्कृत भाषा का तिरस्कार रहा है, बहुत सारी चीजें हैं। जो भी भारत में 19वीं शताब्दी से पहले हुआ वो सारा का सारा एक तरफ रख दिया गया। जैसे अब हमारा जो समाज है वो कहता है कि अगर पेशेंट एलोपैथी से ठीक हो रहा है तो हमें वो भी स्वीकार है, आयुर्वेद से हो रहा है तो वो भी स्वीकार है, हम तो हर चीज को स्वीकार करने वाले हैं। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर ये वो वाली मानसिकता है कि जो जीसस क्राइस्ट है वो तो हिस्ट्री था, लेकिन राम और कृष्ण माइथोलॉजी है। बिल्कुल सही है। हमारे पास है। हाँ। तो ये साइंस है, तुम कर रहे हो तो क्वैकरी है। बिल्कुल बिल्कुल।
ये वही, ये आधिपत्य है। ये जो कॉलोनियल लोग होते हैं, कॉलोनाइजर्स होते हैं, या जो कॉलोनाइजर्स के प्रभाव में काम करने वाले लोग होते हैं, जैसे ये IMA संस्था है, जैसी इसकी थिंकिंग है, तो ये ऐसे ही सोचते हैं कि आप क्वैक हैं और मैं सर्टिफाइड। आप देखिए, आप तो दिल्ली में रह रहे हैं, आपने नोटिस किया होगा लोग किस तरह प्लाज्मा के लिए भाग रहे थे। जी हाँ, साल भर से लोगों को भगाया गया, और अब ये बताते हैं कि कोरोना में प्लाज्मा थेरेपी कारगर है ही नहीं। देखिए सारे मैं आपको क्या कहते हैं, बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूं जो मैंने अपने जीवन में देखे हैं। जब मैं स्कूल में था, इसी बायोलॉजी क्लास में, तो उस समय सिखाया जाता था कि गोश्त खाना सबसे अच्छी चीज है, हाई प्रोटीन डाइट खाइए, मीट खाइए, और ये शायद 20 साल तक सिखाया गया। फिर क्या हुआ भाई, आज वही साइंटिस्ट कहते हैं कि नहीं, इतनी हाई प्रोटीन एनिमल डाइट अच्छी नहीं है, इतना गोश्त खाना अच्छा नहीं है इंटेस्टिन्स के लिए, उसके वही लोग अब दूसरे कारण दे रहे हैं और कह रहे हैं कि वेजिटेरियंस की आयु लंबी होती है। तो ये कौन सी रिसर्च है? ये जो माल बेचना है उसके हिसाब से रिसर्च है ना। ये तत्व का बोध करने के लिए तो रिसर्च नहीं है। इस पर लोग कितना विश्वास करेंगे? यानी आज से समझिए 40 साल पहले दिल्ली का हर डॉक्टर, पीडियाट्रिशियन ये कहता था बच्चों को मां का दूध मत पिलाना, 1 हफ्ते के बाद उसको डिब्बे का दूध पिलाना। और आज दिल्ली का हर पीडियाट्रिशियन कह रहा है कि मां के दूध से अच्छा कोई दूध नहीं होता। तो यानी विषयांतर हो जाएगा, वरना मैं आपको 10 ऐसे उदाहरण दे सकता हूं जिसके लिए मुझे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल अपनी स्मृति से ही मैं आपको बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूं। तो ये जो साइंटिफिक रिसर्च है, इसके ऊपर बहुत सारे प्रश्न हैं, और इसलिए बाबा रामदेव ने जो प्रश्न रखे हैं मेडिसिन के सामने, वो उनको होना चाहिए। देखिए, मेरा सुझाव यहाँ सिर्फ एक है, और आपकी चैनल के माध्यम से मैं ये सुझाव दे रहा हूँ हमारे देश के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी। देखिए, उनकी तो पार्टी है सबका साथ सबका विकास वाली पार्टी है ना उनकी। तो सबका साथ लेने में एलोपैथी और आयुर्वेद और यूनानी और सिद्धा, इन सबका साथ क्यों नहीं होना चाहिए देश के लोगों के स्वास्थ्य के लिए? क्या कारण है कि सबका साथ ना लिया जाए? और इन सारी पद्धतियों को, जैसा अभी आपने कहा, रोगी के निदान के लिए, जनता के स्वास्थ्य के लिए, बच्चों की खुशियों के लिए क्यों ना प्रयोग किया जाए? तो आज जो विवाद हो रहा है, मैं तो ये कहूंगा कि अगर हर्षवर्धन जी थोड़ा आगे बढ़कर अपनी ओर से कहते हैं कि नीति वास्तव में ये होनी चाहिए, एक दिशा निर्देश देते हैं, तो देश उसका स्वागत करेगा। और मेरी तुच्छ सम्मति के अनुसार भारत के स्वास्थ्य मंत्री की ये जिम्मेदारी भी बनती है, क्योंकि वो तो एक बड़े अच्छे प्रबुद्ध डॉक्टर हैं, एक साइंटिफिक माइंड है वो। तो वो समझते होंगे कि किस तरह से ये केवल क्षुद्र राजनीति की जा रही है। हाँ, इसके ऊपर डिबेट जो है वो होना चाहिए, और उस डिबेट को एक बौद्धिक स्तर के साथ होना चाहिए, एकेडमिक रूप में होना चाहिए कि आयुर्वेद में कौन सी चीजें हैं जिनकी भरपाई हो, जिनकी कमी दूर हो, और एलोपैथी में कौन सी हो, और स्वास्थ्य के लिए मैं कहाँ जाऊं, किस रोग के लिए कहाँ जाऊं पहले। इस सब का डिस्कशन खुलकर जो जनता में सामान्य तौर पर होता है, वो एक एकेडमिक स्तर पर होना चाहिए, और सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस डिबेट को कराए। क्या कारण है कि सरकार बात बोली जी, आपने जो कहा कि डिबेट एकेडमिक होनी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, कि बजाय इसके कि हम कूट करें, सड़क छाप बिल्कुल बिल्कुल, तो इसमें भी लोगों, डॉक्टर हर्षवर्धन को चाहिए कि इनका कोई
आईक्यू टेस्ट करना हो या कुछ इनकी टेस्ट, देखिए क्या कर रहे हैं डॉक्टर जयेश लिटे। जी हाँ। जिस तरह से लड़कियां स्कूटी चलाती हैं उसी तरह मोदी जी देश चला रहे हैं। हाँ, अब बताइए। अब ये कोई साइंटिफिक एप्टीट्यूड वाला आदमी तो ऐसी बात नहीं कर सकता। नहीं, ये तो क्षुद्र राजनीति है, ये तो सीधी सीधी क्षुद्र राजनीति है। लेकिन इसका अब देखिए, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं वो तो निरंतर राजनीति के लिए बोलते रहेंगे, लेकिन उनको चुप कराने का तरीका दूसरा है। और मैं समझता हूं उनको चुप कराने का तरीका है कि हर्षवर्धन जी को एक 3 या 4 दिन का बहुत बड़ा सेमिनार करना चाहिए, जिसमें आयुर्वेद के, एलोपैथी के, सिद्ध के, यूनानी के सारे अच्छे बड़े प्रबुद्ध जाने माने लोग बैठें, वार्तालाप करें और उसकी न्यूज रिपोर्टिंग हो, अखबार में और टीवी चैनल्स में किसने क्या कहा उसके बारे में हो, तो जनता के सामने कुछ लाभप्रद चीजें आएंगी और सरकार के सामने भी कुछ ऐसी नीति बनाने में सहायता मिलेगी। सरकार को भी कुछ लाभ होगा कि हम किसके लिए क्या करें जिससे देश में स्वास्थ्य बढ़े। तो मैं बड़ी विनम्रता से आपकी चैनल के माध्यम से हर्षवर्धन जी के आगे ये विनती कर रहा हूं। जी। Helen, class model not for Asian Paints works. इतना गंभीर विषय होता है, अभी डॉक्टर हैं, इनका सम्मान होता है, लेकिन इस तरह के गुंडे होंगे तो सम्मान कहाँ मिलेगा? प्रणाम गुप्त जी, पंडित मिश्रा जी हैं। प्रणाम गुप्त जी, one female relative of mine ate loads of dark chocolate under impression it is good during pregnancy. अच्छा, चलिए ये तो हादसा कहना चाहिए। जी हाँ, अगला देता हूँ। मजबूरी है नहीं भैया, कोई क्या मजबूरी हो सकती है? देश के स्वास्थ्य मंत्री की क्या मजबूरी होगी? सब उनका सम्मान करते हैं, सब उनके पीछे खड़े हैं, साथ में खड़े हैं। पूनम चंद सुराना जी, डॉक्टर होने का मतलब ये नहीं है उसका सभी क्षेत्र में ज्ञान का विस्तार हो। ठीक है, बिल्कुल। कामता साहू जी, डॉक्टरों को इतना ही काला दिवस मनाना ही था तो ड्रग माफियाओं के खिलाफ मनाते। हाँ, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात कही है आपने, बिल्कुल सही बात कही। गजेंद्र सिंह जी है। IMA क्या फलाह टाइप ऑर्गेनाइजेशन है जो पेंट और बल्ब को भी सर्टिफाई करते हैं? हाँ, ये सर्टिफिकेशन ही एक मजाक बनता जा रहा है दुनिया में। ये एडवर्टिजमेंट ने जो एक झूठ का जगत बना दिया है हमारे लिए, जो हर किस्म का एडवर्टिजमेंट बहुत बड़े बड़े क्लेम करता है और फिर कह देता है 99.9% ये फला फला काम करता है। तो वो सब इसी के लक्षण है कि हम सच बोलने से कतराते हैं और झूठ के द्वारा अपनी आमदनी करना चाहते हैं। सौरभ आनंद, हाउ टू डिफीट फार्मा लॉबी माफिया? देखिए, हमें तो जो उनका आचरण है उसको समझना चाहिए। वो क्या कर रहे हैं, किसके लाभ में कर रहे हैं, उसको समझकर फिर उसका प्रतिकार करना चाहिए, विरोध करना चाहिए। और इसके बहुत सारे कानूनी हल भी होते हैं। जैसे हल्दी का पेटेंट कराया जा रहा था तो उसका विरोध हुआ, उसके लिए लोग कोर्ट गए। तो इस तरह की लड़ाई भी आपको लड़नी होगी। मोन्सांटो के खिलाफ लड़ाई इतनी लड़ी गई, वंदना शिवा जो हैं वो इतना बड़ा कार्य कर रही हैं। तो इस तरह के कार्य करेंगे तब हमारी रक्षा होगी। जी, इंद्रजीत जी,
आपका आभार पत्रम पुष्पम के लिए। प्रश्न नहीं पूछा इन्होंने कोई। योगेंद्र सिंह जी, हेल्थ मिनिस्टर इज अ मेंबर ऑफ WHO। अच्छा, ये बात तो हमारे घर की है, इसमें WHO कहीं नहीं आती। ये IMA ने जो प्रहार किया है और ब्लैक दिवस मनाया है, इसमें देश के बाहर के लोग कहीं भी माने नहीं रखते। हो सकता है कि कुछ लोग पीछे से IMA को सपोर्ट कर रहे हों, लेकिन ये तो हमें देखना है, भारत के अंदर इसका हल निकालना है। जी, एलोपैथिक डॉक्टर अगर इंग्लिश में ऐसे प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं और बोलते हैं, ऐसा हमको गंभीर बीमारी है, चाहे बीमारी छोटी हो। ये तो देखिए, हमारे देश में अंग्रेजी ने केवल डॉक्टरों को ही मरीजों से अलग नहीं कर दिया, अंग्रेजी ने तो न्यायालय को जनता से अलग कर दिया। बड़े दुख की बात है कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि यहां तो केवल अंग्रेजी ही चलेगी 70 साल बाद। तो अंग्रेजी ने तो देश के दो हिस्से कर रखे हैं। एक शासक वर्ग बनाया हुआ है जो कि इस समय लगभग अत्याचारी वर्ग हो गया है, और एक दूसरी भारतीय भाषाओं की जनता है जो कि निरीह है और जो अंग्रेजी के कब्जे में है। तो ये केवल आयुर्वेद एलोपैथी में या उसमें नहीं हो रहा है, ये तो सारे भारत में हो रहा है। इंडिया और भारत जो दो हैं, वो हैं ही अंग्रेजी के कारण। और ये मेरी बात को मानिए और समझिए, चूंकि मैं अंग्रेजी का ही प्रोफेसर रहा हूं जी, और मैं देश और विदेश में भी पढ़ा चुका हूं। Eagle Eye, IM is a Christian organization. अब फिलहाल तो इतना हम कह सकते हैं कि उनके प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो एक प्रोसेलिटाइजर हैं, जो कि उनकी स्टेटमेंट सुनकर हम कह रहे हैं, केवल उन्हीं की स्टेटमेंट के आधार पर कह रहे हैं। बाकी उनके ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या हो रहा है उसको जानने की आवश्यकता ही नहीं होती, जब वो खुद ही कह रहे हैं फ्रॉम रूफ टॉप। इफ ही शाउटिंग फ्रॉम द रूफ टॉप, देन वेयर डू वी हैव टू गो? व्हाट इज द नीड टू गो एल्सवेयर? सम्यक चरित्र जी हैं, IM is scared of losing business if people inculcate Ayurveda in their daily lives. Above all, everything connected with Sanatan is rejected by them. बिल्कुल सही है इनकी बात। जैसे मैंने कहा था कि आयुर्वेद की जितनी भी औषधियां हैं, आप उनको पेटेंट नहीं कर सकते। अब जैसे मान लीजिए च्यवनप्राश है, तो डाबर उसके ऊपर कोई पेटेंट नहीं बना सकता, पतंजलि नहीं बना सकता, वो तो प्राचीन ग्रंथों का दिया हुआ है, ट्रेडिशनल मेडिसिन है, दुनिया की कोई संस्था नहीं बना सकती। और अधिकांश दवाएं आयुर्वेद की इसी प्रकार की हैं। तो ये तो पेटेंट और कमाई की लड़ाई है जी। तो इसलिए केवल रामदेव के बारे में ये बात नहीं है, ये बात तो जो भी आयुर्वेद की दवा को बनाएगा और लोगों तक उसको ले जाएगा, और जब ले जाएगा तो बेचेगा तो है ही, तो वो दवा पेटेंट में नहीं आ सकती। उसको आप एक्सक्लूसिव बनाकर नहीं कर सकते, आप उसके साथ वो हरकत नहीं कर सकते जो आज आप एलोपैथी में करते हैं कि जेनेरिक मेडिसिन की एक कीमत, और फिर आप कहते हैं कि साहब मैंने इसका सोफिस्टिकेटेड वर्जन बनाया है, इसको बड़ा अच्छा करके, तो उसकी 50 गुना कीमत है। तो इस प्रकार के खेल नहीं हो सकते आयुर्वेद में, इसीलिए आयुर्वेद से इतना डर है। ठीक बात है।
दिवाकर गोस्वामी जी, सुपर स्टिकर के लिए आभार आपका। मुझे लगता है प्रश्न हमने ले लिया आज के। जी हाँ। मैं एक बार डेस्क से निवेदन कर देता हूँ, कोई छूट गया तो हमें बता दें, क्योंकि मुझे तो लग रहा है पूरे हो गए हैं हमारे। जी ठीक है जी, तो चलिए आज का लगता है प्रश्नावली पूरी हो गई है। तो जी सब दर्शकों का और नीरज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई और